सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 16 द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है, देखिए, रीस्टोरिंग द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे इंडियन फार्मर्स की जो है बारिश को लेकर या रेनी सीजन को लेकर किस तरीके से समस्याएं होती हैं, किस तरीके से उनका जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से पूरी तरीके से मानसून पर डिपेंडेंट है, किस तरीके के प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ते हैं, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको हम लोग जो है कैसे क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक ही ज़मीन पर आप बार बार एक ही टाइप के एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अगर करेंगे या एक ही टाइप के क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है। और मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटी के कारण भी जो है क्या होते जा रहा है, हमारे इंडिया के जो एग्रीकल्चर जो लैंड है उनकी फर्टिलिटी डाउन होती जा रही है। तो उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, इसमें हम लोग समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी स्टडीड इन क्लास 8 दैट द ग्रीन रिवॉल्यूशन हैड स्टार्टेड इन 1960s। क्लास 8th में हमने पढ़ा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारी इंडिया में जो है 1960s के टाइम में जो है क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज हेल्प द फार्मर टू इंक्रीज द यील्ड। देखो, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, तो उस समय हमारे इंडिया की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि इंडिया में रहने वाले जितने लोग हैं सबको चावल प्रोवाइड किया जा सके या सबका पेट को भरा जा सके। हम लोग उस समय हमारी बोल सकते हैं कि आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि हम लोग हमारे इंडिया में रहने वाले लोगों को जो है गवर्नमेंट 2 टाइम का खाना भी प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी। उस समय 1947 1960s तक बोल सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो अमेरिका के भेजे गए चावल पर क्या होता था, डिपेंडेंट होता था। मतलब हमारी स्थिति इतनी खराब थी कि हम लोग ये सोचते थे कि कब अमेरिका के लोग वहाँ के बचे खुचे सड़े गड़े चावल को यहाँ भेजेंगे तब हम लोग उसको क्या कर सकेंगे, हमारी यहाँ के जनता को जो है क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे। ऐसा हम लोग जो है क्या करते थे उस समय जो है सोचते थे। तो उसी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने के लिए जो है 1960s में जो है स्वामीनाथन वगैरह कुछ लोग मिलकर जो है, मतलब बोल सकते हैं साइंटिस्ट लोग मिलकर जो है उन्होंने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो है एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है रिफॉर्म स्टार्ट किया था, समझ लो। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन का पर्पस ये था, या इसमें क्या किया जाता था, जो अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, पेस्टिसाइड्स हैं और इरिगेशन फैसिलिटीज को क्या किया गया, डेवलप किया गया, ताकि हम लोग हमारे इंडिया में ही इतने ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन कर सके कि हमको किसी बाहर कंट्री पर डिपेंडेंट ना होना पड़े करके। So farmers started using larger quantity of chemical fertilizer and pesticides for the crops in order to get higher yield. Food security and the storage of grains was now possible and the drought situation could also be controlled. तो इसके कारण से क्या हुआ, जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो जितने भी जो फार्मर्स थे वो क्या करने लगे, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसका यूज़ करने लगे, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करने लगे। अगर कोई बीमारी लग जा रही तो उसमें पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करने लगे। जिसके कारण से क्या हुआ कि जो पहले जो प्रोडक्शन होता था क्रॉप का, चाहे व्हीट हो चाहे पैडी हो, किसी भी चीज़ का, अब उसका प्रोडक्शन जो है क्या हो गया, बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया। इसके अलावा एक तरफ तो हमारे इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ गया, दूसरी तरफ जो है हमने क्या किया, ये जो क्रॉप्स है ये बरसात के दिनों में, ठंडी के दिनों में सड़ गल जाते हैं, खराब हो जाते थे। तो उसको बचाने के लिए जो है हम लोगों ने जो है स्टोरेज भी बनाना शुरू कर दिया। और इरिगेशन फैसिलिटीज़ इतनी डेवलप हो गई थी कि अब बारिश अगर नहीं भी होता है तो सूखे के सिचुएशन से क्या किया जा सकता था, निपटा जा सकता था। लेकिन ये पूरे भारत में था, ऐसा नहीं था। ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये आपका पंजाब और हरियाणा वाला रीजन में ही स्टार्ट हुआ था। तो यहीं पर ही जो है क्या हो रहा था, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था और यहीं से फिर क्रॉप्स या बोल सकते हैं कि जो फसल की सप्लाई है पूरे इंडिया में हो रही थी। लेकिन पूरे इंडिया में सब जगह ऐसा हो रहा था क्या, नहीं। There are many microorganisms in the soil that helps in maintaining the level of nutrients in the soil and keep it fertile. देखो, हमारा जो सॉइल है उसमें कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा राइजोबियम करके, ठीक है। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सॉइल को क्या करते हैं, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी फर्टिलिटी को जो है मेंटेन करने के लिए जो है हमेशा हेल्प करते हैं, ठीक है।
However, the chemicals in fertilizers and pesticides laying unused in the soil kill these microorganism. लेकिन क्या होता है जब हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे सॉइल में पाया जाता है ना, ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। Due to the absence of these microorganisms, the soil loses its nutrition and therefore its fertility. अब जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं रहेगा तो सॉइल की फर्टिलिटी कैसे रिकवर होगी? तो जिसके कारण से लगातार क्या होते जा रहा है जो सॉइल की जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसकी फर्टिलिटी है, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म होते जा रही है। Even though the farmers are aware of that fact that soil loses its fertility due to the excessive use of chemical fertilizer and pesticides, they continue to use these pesticide and fertilizer to protect their crops from the pests and insects. किसानों को ये पता है कि अगर हम लोग लगातार फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का अगर कंटिन्यूअसली अगर हम लोग यूज़ करते रहेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होते जाएगी, ख़त्म होते जाएगी। लेकिन फिर भी जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, अपने क्रॉप को बीमारियों से बचाने के लिए या इंसेक्ट से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर वगैरह पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है कंटिन्यूअसली जो है क्या करते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो अब जो सॉइल है उसका जो नेचुरल जो बोल सकते हैं हम लोग जो फर्टिलिटी है वो तो खत्म हो चुकी है। तो अगर आप इसी जमीन पर बार बार अगर फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो उसका नेचुरल फर्टिलिटी खत्म हो गई। तो जब आप अगली बार खेती करेंगे तो मजबूरी में आपको उस खेत में क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर जो है डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सॉइल की नेचुरल पावर तो खत्म हो गई है। तो अगर आपको राइस का प्रोडक्शन करना है तो जब से आप धान लगाओगे अपने खेत में तब से आपको फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो है क्या करना पड़ेगा, आपको जो है डालना पड़ेगा, क्योंकि सॉइल अपना नेचुरल फर्टिलिटी खो चुका है। तो अब सब चीज जो है फर्टिलाइजर के दम पर ही क्या होगा, प्रोडक्शन जो है होगा। दे फील दैट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू प्रोटेक्ट देयर अर्निंग्स। अब किसानों को यह भी लगता है कि हमारे पास कोई और तरीका नहीं है कि जब तक हम लोग अपने खेत में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स नहीं डालेंगे तब तक हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होगा। और क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी अर्निंग कैसे होगी, हम तो खत्म हो जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे। दिस ऑल्सो इंक्रीजेज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। अब इसके कारण से क्या होता है कि जो क्रॉप्स है उसका प्रोडक्शन का जो आप बोल सकते हैं कॉस्ट है वो भी बढ़ने लगता है। आज से अगर 10-15 साल पहले जाएंगे अपने घर वालों को पूछेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि पहले जो है इतना ज़्यादा जो है क्या होता था, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होता था और क्रॉप का प्रोडक्शन भी कम होता था। लेकिन अभी रिसेंटली पिछले 5-10 सालों में ऐसा हो गया है कि कोई भी फार्मर ऐसा नहीं है, कुछ जगहों को अगर छोड़ दिया जाए, जो अपने खेत पर यूरिया, डीएपी वगैरह जो है नहीं डालता है। और ये सब डालने के कारण से जो है पर एकड़ जो कॉस्ट है खेती करने का वो बढ़ रहा है। तो कॉस्ट अगर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, कम होगा। We need to bring some fundamental changes in the methods of farming such as use of organic fertilizer and mixed and the multi-crop farming. तो इस चीज से किसानों को अवेयर कराना होगा कि अगर इसी रेट से अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते रहेंगे तो एक तो सॉइल की फर्टिलिटी ऐसे ही खत्म हो रही है, दूसरा उसी क्रॉप को हम लोग कंज्यूम भी तो कर रहे हैं ना, ह्यूमन बींग्स। तो ऐसा क्रॉप जो जमीन पर डालने के बाद से उस पर जो है केमिकल डालना शुरू हो गया है, ऐसे खाना को जब हम लोग खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है। पहले के लोग जो है 70 साल, 80 साल, 100 साल जीते थे, लेकिन आज के डेट में देखो 50 साल जीना भी मुश्किल हो गया है। क्यों? ये सब केमिकल के कारण से है। कहीं ना कहीं से हम लोग फास्ट फूड पे खा रहे हैं, ऐसे चावल सब्जी को खा रहे हैं जो कि केमिकल से जो है पूरी तरीके से क्या है, आपका डैमेज है। तो इसके कारण से जो है हेल्थ पर भी जो है क्या हो रहा है, रॉन्ग इशू हो रहा है। तो हमको किसानों को समझाना पड़ेगा और फंडामेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे कि अब हम लोगों को वापस से जैसे पहले खेती होती थी ऑर्गेनिक खेती, उस पर जो है हमको जाना पड़ेगा और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज करना पड़ेगा और मिक्स्ड क्रॉप करना पड़ेगा। मतलब मिक्स्ड मतलब ऐसा नहीं कि एक खेत में जो है एक ही प्रकार की सब्जी लगा रहे हैं, बीच बीच में दूसरे प्रकार की सब्जी, दूसरे प्रकार का क्रॉप जो है हमको लगाना पड़ेगा। और मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम मतलब बार बार एक ही टाइप के फसल को एक ही खेत में नहीं लगाना है, उसको चेंज भी करना पड़ेगा। दिस इज इफेक्टिव ओनली इफ डन बाई द ऑल और मोस्ट फार्मर इन अ रीजन। अब ये ऐसा नहीं है कि मान लो कि एक गांव में एक किसान ने इसको सुन के मोटिवेट होकर वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर रहा है और अलग अलग टाइप के क्रॉप को लगा रहा है, तो ऐसा नहीं कि पूरे रीजन की जो फर्टिलिटी है वो वापस आ जाएगी। ऐसा तभी हो सकता है जब सारे के सारे किसान करेंगे या किसी एक पर्टिकुलर रीजन के बहुत सारे किसान मिलकर इस चीज को अगर अपनाएंगे, तब जाकर ये पॉसिबल है।
दिस विल रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड रिड्यूस द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं, मिक्स्ड और मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, तो इससे सॉइल की जो नेचुरल पावर है वो धीरे धीरे वापस आएगी। और जब नेचुरल पावर धीरे धीरे उसकी वापस आएगी तो हमारा खेती में जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा भी क्या होगा, कम होगा, और प्रॉफिट हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए आगे देखते हैं। It is usually seen that all the farmers in a area plant the same crop in a particular season। और ऐसा देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में क्या होता है, जितने भी फार्मर्स होते हैं वो एक जैसे अपने एरिया में एक जैसे क्रॉप्स का ही प्रोडक्शन करते हैं। जैसे अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर जो है धान लगाया जा रहा है तो आसपास के सारे जितने भी खेत वाले किसान होते हैं वो सबके सब धान लगाते हैं। उसी तरीके से अगर किसी रीजन में जो है गेहूं लगाया जा रहा है तो आसपास के सारे जो क्या बोलते हैं फार्मर्स हैं वो अपना गेहूं लगाते हैं। तो एक सीजन में क्या होता है, सारे फार्मर्स जो है सेम टाइप के क्रॉप को जो है क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। Farmers have observed that by doing so, there is a risk all the crops in an area get destroyed when there are any unforeseen changes in weather। तो इससे क्या होता है कि अगर आप एक रीजन में एक ही टाइप का फसल अगर लगाते हैं और अगर मान लो कि वेदर में ऐसा कोई चेंजेस हो जाता है जिसके कारण से फसल को नुकसान है, तो जितना एरिया में लगा है वो सबका सब फसल का नुकसान होगा। अगर धान का मतलब 100 एकड़ में एक गांव है, मान लो एक गांव में 200 एकड़ है जमीन है और उस 200 एकड़ में पूरा धान लगा हुआ है, ठीक है। तो 200 एकड़ में अगर धान लगा है और मौसम के कारण बारिश हो गया, कुछ हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें से 50 एकड़ ही बर्बाद होगा, पूरा का पूरा 200 एकड़ ही बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। चाहे बीमारी के कारण से हो सकता है, चाहे वेदर के कारण से हो सकता है। But the crops can be protected from the such destruction through mixed and multi cropping farming। लेकिन इस चीज से बचा जा सकता है कैसे, कि अगर 200 एकड़ जमीन है तो आप पूरे 200 एकड़ में धान मत लगाओ ना यार, बीच में कोई सब्जी लगा लो या गेहूं लगा लो या उस सीजन में होने वाला जो भी क्रॉप है, सुटेबल क्रॉप, उसको आप लगा लो। जिससे क्या होगा कि पूरी की पूरी फसल तो बर्बाद नहीं होगी ना। फॉर इंस्टेंस फार्मर कुड प्लांट, देखो फार्मर क्या क्या कर सकते हैं, वीट लगा सकते हैं, ग्राम लगा सकते हैं, मसूर लगा सकते हैं, मस्टर्ड लगा सकते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स ड्यूरिंग द रबी सीजन। ये रबी सीजन की बात कर रहा है, ठीक है। तो रबी सीजन में हम लोग सिर्फ धान न लगाकर ये सब चीजें भी जो है क्या कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं, जिससे अगर वेदर में कोई चेंजेस भी होता है तो भी उसका उतना ज्यादा इंपैक्ट जो है नहीं होगा, पूरा का पूरा फसल बर्बाद नहीं होगा। Even if there are some unexpected weather changes, only some of the crops would suffer and the rest would still be safe। अगर यही कहा जा रहा है कि अगर अनएक्सपेक्टेड वेदर में चेंज हो भी जाता है तो सारे के सारे फसल खराब नहीं होंगे, कुछ जो है खराब होंगे, बाकी सब सेफ रहेंगे। In dry region, crops that need less water such as barley, millet, green gram and the urad etc. could be produced। और जहां पर जो है ड्राई रीजन है, जहां पर बारिश कम होती है, सूखा वाला रीजन है, वहां पर ज्यादा पानी लगने वाले फसलों को जो है हम लोगों को वहां नहीं लगाना चाहिए। वहां पर हमको ऐसे चीजें लगानी चाहिए जिसको कम पानी की जरूरत पड़ती है, जैसे बार्ले हो गया, मिलेट हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, उड़द हो गया, ये सब हमको लगाने चाहिए। The biggest challenge for agriculture sector is finding way to encouraging multi-cropping farming with the help of different government schemes and plan। अभी हमारे इंडियन फार्मर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम हमारे इंडिया के फार्मर्स को कैसे हम लोग जो है उनको सेटिस्फाई करें कि भाई आप लोग जो है सिर्फ एक ही टाइप के क्रॉप का प्रोडक्शन मत करिए अपने खेतों में, आप अलग अलग टाइप के जो है क्या करिए, क्रॉप का प्रोडक्शन करिए, मल्टी क्रॉपिंग फार्मिंग को जो है अपनाइए। इस चीज को समझाना सबसे बड़ा चैलेंज है, जो कि पॉसिबल है गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम से और गवर्नमेंट के अलग अलग प्लान से जो है ये चीज जो है क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है कैसे सॉइल के फर्टिलिटी को, नेचुरल फर्टिलिटी को वापस ला सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, वो हमने इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग द एक्सपीरियंस ऑफ अ फार्मर। एक फार्मर जो है जिसका हम लोग एग्जांपल लेकर पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसने अपने खेत में जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की और किस तरीके से उसका प्रोडक्शन चेंजेस हुआ, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं।